हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है क्योंकि पहले ये चैप्टर हुआ करता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बट सिलेबस रिड्यूस होने के बाद हाफ चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया है, पर इसके बावजूद ये चैप्टर छोटा होने के बावजूद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो ये प्रीवियस चैप्टर से थोड़ा सा कनेक्टेड है और ऊपर से इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको समझने चाहिए। साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए तो ये स्कोरिंग चैप्टर है ही। तो चैप्टर में है क्या? चैप्टर बताता है आपको जेनेटिक्स के बारे में। और जेनेटिक्स क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जीन्स होते क्या हैं? देखो, जीन्स के बारे में हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में जो हमने कवर किया है रिप्रोडक्शन, उसमें थोड़ी बहुत बातें की हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। तो उस वीडियो में हमने बात की है कि जीन्स है क्या? ये डीएनए के ही बने हुए कुछ पार्टिकल्स होते हैं और डीएनए एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला मटेरियल होता है जिसमें किसी भी बॉडी की संरचना कैसे हो, कोई भी बॉडी किस तरीके से बनेगी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। साथ ही साथ क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आती कहां से? आपके पेरेंट्स से आती है। तो जो चीज आपके पेरेंट्स से आपके पास आ रही है वो आपने इनहेरिट की है। तो ये जो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है उसी की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो इसमें पूरी तरीके से हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में। अब अगर जीन्स को थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया होगा तो देखिए, ये चैप्टर है हेरिडिटी के बारे में। और हेरिडिटी क्या है? पेरेंट से किसी भी चीज को इनहेरिट करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं हम हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी। तो पेरेंट से कोई भी आप आप प्रॉपर्टी तो हम करते ही हैं इनहेरिट, वो एक अलग बात है। यहां पर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि प्रॉपर्टी आप इनहेरिट करते हैं, दैट इज नॉट हियर। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं जीन्स के बारे में, गुणों के बारे में। ठीक है, हम अपने माता पिता से क्या गुण लेते हैं। गुण का मतलब है दिखने के जो बॉडी फीचर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अक्सर हम बोलते हैं कि इसकी नाक इसके पापा जैसी है, इसकी आंख इसकी मम्मी जैसी है, या फैमिली में किसी अदर मेंबर से मिला देते हैं क्योंकि पूरी फैमिली में जीन्स होते हैं। ठीक है, मम्मी के जो फैमिली है, मैटरनल जो आपके रिलेशन है, उसमें जीन्स किसके हैं? नानी नाना के हैं। वहीं जो पैटर्नल रिलेशन है, पापा का जो रिलेशन है पूरा, उसमें जीन्स किसके हैं? दादी दादा के हैं। तो उन सब में सिमिलरिटी होंगी ना। इसी वजह से वहां से जो भी सिमिलरिटी आती है वो एक बच्चे में दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मम्मी पापा पर जाता है, लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि वो बुआ पर या मामा पर या किसी ऐसे फैमिली मेंबर पर चला गया है जो आपके मैटरनल या पैटर्नल साइड से है, मतलब आपके नंसार से हैं या फिर आपके दादा के साइड से हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स आपने इनहेरिट किए हैं, इन्हीं की स्टडी इस पूरे चैप्टर में है और इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब हेरिडिटी जब आप करते हैं तो होती किस वजह से है? ये होती है डीएनए की वजह से। और डीएनए किस तरीके से मिल रहे हैं? देखो, आपके पेरेंट्स से आपने डीएनए लिए हैं, मम्मी से भी लिए हैं, पापा से भी लिए हैं। और जब दो डीएनए आपस में मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। वो उन चेंजेस को हम बोल देते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं, ये वेरिएशन है, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस कैसे रखते हैं? हमने पिछले चैप्टर में इस बारे में थोड़ी सी बात की ही थी। तो इसमें हम इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से रखते हैं कि देखिए, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है जो कि थोड़े से कम टेम्परेचर पर ग्रो करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ के बारे में। देखो, अर्थ शुरुआत में जब बनी थी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था अर्थ का, गर्म थी एकदम। अब उस टाइम पर जो बैक्टीरिया या जो कोई भी ऑर्गेनिज्म पनप रहा होगा अर्थ पर शुरुआत में, तो वो तो हाई टेम्परेचर में रह रहा होगा ना, है ना, क्योंकि उस टाइम पर अर्थ का बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था। पर धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन भी होती जा रही थी। अब जैसे जैसे वो कूल डाउन होती जा रही थी, उसी तरीके से उस बैक्टीरिया को भी तो अडेप्ट करना था। तो वो बैक्टीरिया कैसे अडेप्ट कर पाए उसके अंदर, या वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उस नए टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को कैसे ढाल पाए, वो चीज ढाल पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से आती है? उस वेरिएशन से आती है। अब ये वेरिएशन क्यों हो रही है? दो तरीके से वेरिएशन हो सकती है, एक एसेक्सुअली और दूसरा
सेक्सुअली, ठीक है, मतलब जिन्हें हम बोल देते हैं सेक्सुअल वेरिएशन, और दूसरा एसेक्सुअल वेरिएशन। मतलब देखो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें आपको पता है कि कोई भी डीएनए कॉपी हो रहा होता है बेसिकली, है ना। अब जैसे आप किसी भी एक ओरिजिनल किसी भी चीज की फोटोकॉपी निकलवा कर लाते हैं तो प्रिंटर कितने से भी अच्छे से अच्छा हो, ठीक है, ओरिजिनल से वो बेटर नहीं बना, मतलब ओरिजिनल के बराबर भी वो कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कॉपी ही कर रहा है ना, और कॉपी करने में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाती है। वो जो माइन्यूट सी हल्की सी मिस्टेक है, वो जो इनवेरिएशन आ गई है उसके अंदर, वही तो डिफरेंस है ना, और उसी डिफरेंस की वजह से ये वेरिएशन आती है। इसे हम जनरली म्यूटेशन भी बोल देते हैं साइंस में। तो वो जो म्यूटेशन आ रही है बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपिंग, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनकरेक्ट हो जाती है कॉपिंग में, इसी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है वेरिएशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है, क्योंकि डीएनए कॉपी में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि एक तो कर रहा है, किसी पर्सन ने करवाई है मशीन से कॉपी, और वो मशीन जो है कॉपी मशीन वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर नजर आएगा, अदरवाइज तो आपको लगभग वो सेम ही नजर आएगा, है ना। वहीं एक दूसरा पर्सन है जो कि अपने हाथ से कॉपी करना चाह रहा है, ठीक है, मान लो बहुत अच्छा स्केच बनाता है और वो अपने हाथ से कॉपी करना चाह रहा है, पर वहां वो कहते हैं स्ट्रोक्स तो नहीं आ सकते ना, मतलब वो जो कलर पैलेट आ रहा है आप एग्जैक्ट कलर भी बना दोगे, लेकिन वो जो फिनिशिंग है एग्जैक्ट ओरिजिनल चीज में सेम वो तो नहीं आ सकती ना। वही वेरिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या हो रहा है कि दो इंसानों से डीएनए आ रहे हैं, ठीक है, मदर से आ रहे हैं, फादर से आ रहे हैं, वो दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद अब एक नए टाइप का कुछ कैरेक्टर मदर से हैं, कुछ कैरेक्टर फादर से हैं, तो वो ना पूरी तरीके से मदर पे है ना पूरी तरीके से फादर पे है। अब दोनों के मिलने से जो वेरिएशन आए हैं बॉडी के अंदर, बेबी के बॉडी के अंदर, वो सेक्सुअली आए हैं, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए हैं, और इस तरह की वेरिएशन को हम बोलते हैं वेरिएशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन होगी ये ज्यादा अमाउंट में पाई जाएगी ऑब्वियसली, और क्योंकि ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है तो इसमें अडेप्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट बॉडी से अलग ही होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो लगभग आइडेंटिकल होता है, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है उसी जैसा ही लगभग होता है, थोड़े बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये जो वेरिएशन होती है बहुत ज्यादा होती है। तो अब अगर बात करें हम इन वेरिएशन की, जिन्हें हम आप एनसीईआरटी की बुक में ओपन करेंगे तो आपको ट्रेट्स वर्ड नजर आएगा, ठीक है, वो वेरिएशन को ट्रेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेट्स हैं इन्हें दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पहला होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स और दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। देखो एक्वायर्ड वर्ड का आपको हिंदी मतलब पता ही है। एक्वायर्ड वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से लेना, एक्वायर करना बेसिकली, ठीक है। तो किसी चीज को, किसी फीचर को हमने अगर बाहर से लिया है, एनवायरमेंट से लिया है, वो फीचर जो है आपका कैसा है, एक्वायर्ड फीचर है, एक्वायर्ड ट्रेट है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्किन कलर, ठीक है, वो स्किन कलर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्किन की टोन है, ठीक है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एनवायरमेंट की वजह से मिलती है। जैसे अगर आप धूप में रहो ज्यादा टाइम तक तो आपकी जो स्किन है वो डार्कर होती जाती है, और अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक एसी में काम करते हो या बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलते तो आपकी स्किन फेयर रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। तो ये जो डार्क एंड फेयर का जो केस है ये आप मोस्ट ऑफ द केस में बाहर से एक्वायर कर रहे हो ना, तो ये जो बाहर से एक्वायर किया हुआ ट्रेट है इसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। ऐसे ही आप ये लगा लो, आप लड़कियां जो होती हैं वो कान छिदवाती हैं, बचपन से तो कान छिदा हुआ नहीं है ना, आप जब बड़े हुए आपने खुद छिदवाया है कान, ठीक है, वो आपने बाहर से एक्वायर किया, ये ट्रेट जो हुआ एक्वायर ट्रेट हुआ। या आप मोटापा ले लो, ठीक है, तो कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, बचपन से तो जो आप पैदा होते हो उसी वेट में, उसी मोटापे के साथ तो आप पूरी जिंदगी नहीं रहते, आपका वेट घटता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है। ये सारे ट्रेट्स हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है, ये सारे ट्रेट्स होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स।
अब इन ट्रेड्स के बाद हम दूसरे ट्रेड की बात करते हैं जो कि है इनहेरिटेड ट्रेड्स। और ये वो ट्रेड्स हैं जो आपको आपके माता पिता से मिलते हैं। जैसे आपने कई लोगों में देखा होगा कि उनके हेयर जो हैं वो कर्ली होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में उनके मम्मी या पापा में से किसी एक के हेयर्स कर्ली होते हैं। या आपने देखा होगा जो आईज का कलर होता है, ठीक है, वो फैमिली में सेम होता है। किसी की ब्राउन आईज है तो उनकी फैमिली में ब्राउन आईज होती हैं, ठीक है, या ब्लू आईज हैं तो वो ब्लू आईज कैरी करते हैं। ऐसे जो ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स क्या कहलाते हैं? आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के ना ये जो ईयर लोब्स होते हैं ये अटैच्ड होते हैं पूरी तरीके से। जैसे मेरे तो ये फ्री ईयर लोब्स हैं, ठीक है, ये यहां से आपको कटा हुआ सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट। किसी का ये पार्ट डायरेक्ट टच होता है, एकदम ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे कोई आपको इस तरीके से वेरिएशन नजर नहीं आती, ऐसी कटिंग नजर नहीं आती। तो जो अटैच्ड होते हैं उन्हें अटैच्ड ईयर लोब्स बोलते हैं। और ये पेरेंटल होते हैं, मतलब आपको इनहेरिटेड होते हैं, पेरेंट से मिलते हैं। इस टाइप के जीन्स, इस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं आपके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। तो दोनों में आपको बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया। आप इनहेरिटेड ट्रेट्स को चेंज नहीं कर सकते बेसिकली, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स को चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो ये था आपका थोड़ा सा एक एक्सपोजर वेरिएशन के बारे में या ट्रेट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अपने चैप्टर के, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जेनेटिक्स के फादर के बारे में, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रेगोर मेंडल। और इन्हें जेनेटिक्स के फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी लगभग पूरी लाइफ ही जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च करने में लगा दी। इनकी जो स्टोरी है उसे मैं किसी दिन और वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। और इनकी काफ़ी मतलब एक फिल्म बनने लायक एक स्टोरी है, तो इस स्टोरी को मैं आपको अलग से एक वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी लाइफ जो है इन्होंने जेनेटिक्स में लगा दी, जीन्स की खोज खबर, उसके स्टडी के बारे में पता करने में लगा दी। तो इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे लॉज दिए जीन्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, कि कोई कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होता है उसके बारे में कुछ लॉज भी दिए इन्होंने। और इसी वजह से इन्हें जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। तो इनके एक्सपेरिमेंट में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हमें आज पढ़ने हैं वो हैं पाइसम सैटिवम। जो मटर होती है, हरी मटर होती है ना, आप सब्जी बनाते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम, ठीक है। तो इन्होंने पाइसम सैटिवम मतलब मटर के प्लांट के ऊपर रिसर्च करी, स्टडी की। और उन स्टडीज के बाद इन्होंने 2 लॉज दिए। उन 2 स्टडीज के बेसिस पर इन्होंने 2 लॉज दिए। हालांकि अगर आप आगे 11th-12th में जाओगे तो आपको अदर लॉज भी मिलेंगे इनहेरिटेंस में। फिलहाल आप 10th क्लास में हो तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करते हैं कि आपको 2 लॉज मिलेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। दोनों को अभी आप समझेंगे। तो सबसे पहले रीजन समझ लेते हैं कि इन्होंने पाइसम सैटिवम मतलब मटर का जो पौधा है उसी को क्यों लिया। देखो, पाइसम सैटिवम को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करने का रीजन बेसिक 4 छोटे छोटे से रीजन है। पहला रीजन तो ये कि पी प्लांट में, पाइसम सैटिवम में लगभग 7 ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें इजीली नेकेड आई से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। जैसे सीड का कलर, ठीक है, हरा येलो, सीड की शेप राउंड या रिंकल्ड, एकदम आपने मटर देखी होगी ना जिसमें जो रिंकल्ड होती है, थोड़े झुर्री सी पड़ी हुई होती है ना, सूखी सी जो मटर होती है उस टाइप की, और एक राउंड का मटर होती है। फिर मटर का जो पॉड होता है, बाहर का जो शेप होता है, ठीक है, उसका कलर, उसकी शेप, ऐसे ही जो फ्लावर होता है उसका कलर और उसकी प्लांट के ऊपर पोजीशन, और एक लास्ट जो है वो हाइट। लगभग ये 7 आई थिंक हो गए, 7 कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप नेकेड आइज से देखकर भी प्लांट के ऊपर पता कर सकते हैं कि ये 2 अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स हैं। तो पहला रीजन तो हो गया कि इसमें 7 ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्हें इजीली देखकर पता किया जा सकता है
कि कौन सा कैरेक्टर है। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात हो रही है। जैसे प्लांट हाइट की बात करें तो या तो प्लांट छोटा था या बड़ा था, दो कैरेक्टर साफ साफ नजर आने वाले थे। ठीक है, ये पाइसम सैटिवम में। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन था क्योंकि पाइसम सैटिवम की लाइफ बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 2-3 महीने का ही है। तो उस पूरे 2-3 महीने के अंदर पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को देखा जा सकता है। और क्योंकि इनकी स्टडी 3-4 जनरेशन तक चली है तो इस वजह से इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा। मानो अब वही एक्सपेरिमेंट ये किसी और प्लांट पर, पेड़ पर कर रहे होते, जैसे नीम का हो गया या अमरूद का हो गया, तो आपको पता है कि एक ही अमरूद के पेड़ को या नीम के पेड़ को तो खैर काफी ज्यादा टाइम लग गया, पर अमरूद भी ले लेते हो तो अमरूद के पेड़ को भी उगने में कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे ही ना। फिर वो नई जनरेशन बनाएगा, फिर उसमें 4-5 साल, फिर एक नई जनरेशन बनाएगा, फिर उसमें 4-5 साल। ऐसे अगर वो 3-4 जनरेशन देखेंगे तो उनकी तो पूरी जिंदगी निकल जाती है उसी स्टडी में। तो क्योंकि इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है इस वजह से इन्होंने इसे चूज किया, क्योंकि पूरी की पूरी स्टडी इनकी लगभग 1-1.5-2 साल में कंप्लीट हो जानी थी। इसके बाद एक रीजन है क्योंकि जो पाइसम सैटिवम है, पी प्लांट है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही होता है, पर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का भी एक ऑप्शन है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है पॉलिनेशन क्या होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अगर नहीं पता तो एक बार प्लीज उधर जाकर विजिट कर लें रिप्रोडक्शन चैप्टर को। तो देखो, प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है। अगर नहीं पता तो चलो अभी यहीं थोड़ा सा बता देते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होता है बेसिकली कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है, इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और वहीं सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही प्लांट के फ्लावर में, ठीक है, मतलब एक ही प्लांट के अंदर जब ट्रांसफर होता है ये पोलन ग्रेन का, उसे बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके अंदर दोनों का ऑप्शन इजीली अवेलेबल था और इसी वजह से इसे बोलते हैं हम, मतलब इसी वजह से इन्होंने, ग्रेगोर मेंडल ने इस प्लांट को चूज किया। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से ग्रेगोर मेंडल ने इस प्लांट को चूज किया है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे रीजंस और भी थे, पर फिलहाल इतना ही हम जानते हैं इनके बारे में। जितना आप शॉर्ट में और कंसाइजली समझोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको लिखना भी है ना एग्जाम में। मैं ज़्यादा रामायण अगर गा भी दूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, काफ़ी कम टाइम बचा है, तो थोड़ा उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से ग्रेगोर मेंडल ने पाइसम सैटिवम मतलब पी प्लांट को चूज किया था। अब उनके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पर आ जाएं अगर, तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। लाइक हम टॉलनेस की अगर बात कर लें, ठीक है, तो उनका क्रॉस करवाया। ठीक है, मतलब कैरेक्टर तो एक ही है ना, टॉलनेस, ठीक, उस एक कैरेक्टर को ही लेकर उन्होंने क्रॉसिंग करवाई और उसी के बारे में स्टडी किया। जब उन्होंने एक ही कैरेक्टर, एक ही ट्रेट को लिया, तब उस एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम दिया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, इसे नाम दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसे नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। अच्छा, इससे पहले समझ लेते हैं कि हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, जैसे हमने बात की टॉलनेस की, तो जो जीन्स होते हैं जिन्हें हम कभी कभी एलील्स भी बोल देते हैं, ALLELE, ठीक है, इसे एलील्स भी बोल देते हैं जीन्स को ही। तो जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट हैं, जैसे टॉलनेस का कैरेक्टर है, तो वो ट्रेट्स 2 तरीके हैं, एक टॉल है और एक शॉर्ट है या ड्वार्फ है, कह सकते हैं उसे। तो ये जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस के कैरेक्टर्स हैं, इन्हें अलग अलग जीन से रिप्रेजेंट करना था। तो वो जीन जो कि अपने आप को हर हालत में एक्सप्रेस करता है, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हमारा कैरेक्टर है टॉलनेस, ठीक है, तो हमारा अगर टॉलनेस में
टॉल ट्री जो है, टॉल कैरेक्टर जो है वो तो डोमिनेंट है, और रिसेसिव जो कि कमजोर वाला ट्रेट है वो है ड्वार्फ, छोटापन। ठीक है, तो जो डोमिनेंट वाला होगा मोस्ट ऑफ द केस में हम उसी के लेटर, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसी को यूज करेंगे पूरे कैरेक्टर के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ और बात ले लूं, जैसे कि हम कलर ले लेते हैं, लाइक, ठीक है, सीड का कलर ले लेते हैं। अगर हम सीड के कलर की बात करें तो देखो ट्रेट कौन सा है आपका, सीड का कलर है, लेकिन सीड दो कलर के हैं, एक येलो और दूसरा ग्रीन। ठीक है, सीड के दो कलर हैं। अब हमें बताया गया है, या बताया क्या गया, हमें अब पता है, ग्रेगोर मेंडल ने ही हमें बताया था एक्सपेरिमेंट करके, कि ये जो येलो वाला है ये डोमिनेंट है, मतलब अपने आप को हर हालत में एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो जब ये अपने आप को हर हालत में एक्सप्रेस करता है तो फिर इसे बोलते हैं हम, क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट मैं देख लेता हूं आपको दिखाई भी दे रहा है या नहीं। ओके, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं इसे। ओके, इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जो सीड का कलर है वो दो कलर का है, येलो और ग्रीन। और ग्रेगोर मेंडल ने हमें बताया कि ये जो ग्रीन, ये येलो वाला जो है ये डोमिनेंट है, मतलब अपने आप को हर हालत में एक्सप्रेस करता है। तो हम जो लेटर लेंगे, देखो कैरेक्टर है आपका सीड, सीड का कलर, कलर ऑफ सीड, पर हम लेटर कौन सा लेंगे, डोमिनेंट का पहला लेटर वाई। ठीक है, अब इसी जीन को हमें यूज करना है दोनों के लिए, डोमिनेंट के लिए भी और रिसेसिव के लिए भी। डोमिनेंट कौन सा है, जो अपने आप को हर हालत में एक्सप्रेस करेगा, मतलब पावरफुल वाला, और रिसेसिव कमजोर वाला, जो कि सिर्फ अपने एक कमजोर के साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ग्रीन वाले के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल वाई। ठीक है, ग्रीन वाले के लिए यूज करेंगे हम स्मॉल वाई। समझ में आया किस तरीके से कैरेक्टर चूज करेंगे? उसी तरीके से चलो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ सीड की, जो सीड की शेप है उसकी, अब सीड की शेप दो है, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, हमें बताया गया है कि राउंड जो है वो डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड रिसेसिव होता है। तो आप लेटर कौन सा चूज करोगे, पहले तो ये बताओ। इन दोनों जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर चूज करोगे कौन सा? डोमिनेंट वाला है राउंड, तो उसका पहला लेटर। ठीक है, तो राउंड को यूज करोगे, मतलब आर को यूज करोगे। अब राउंड डोमिनेंट बताया, तो इसके लिए लेटर कैपिटल आर लोगे या स्मॉल आर लोगे? राइट, कैपिटल आर लोगे। और वहीं रिंकल्ड के लिए आप लोगे स्मॉल आर, छोटा आर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं कलर ऑफ पॉड की, ठीक है, वो ग्रीन होता है, वो येलो होता है। ठीक है, उसमें भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। तो आई थिंक आप समझ रहे हो। ठीक है, अगर हेयर्स की बात कर लेते हैं, चलो हम अपने, अगर मैंने कहा कि कलर ऑफ हेयर ब्लैक है और ग्रे है, ठीक है, ब्लैक एंड ग्रे दो कलर है, जिनमें से कि जो ब्लैक वाला है वो डोमिनेंट है, तो आप लेटर कौन सा चूज करोगे पहले? तो कैरेक्टर के लिए, ठीक है, वो करोगे बी, ब्लैक के लिए भी और ग्रे के लिए भी। लेकिन ब्लैक क्योंकि डोमिनेंट है तो वहां पर कैपिटल बी, और ग्रे रिसेसिव है तो वहां पर स्मॉल बी। ठीक है, तो अब अभी समझ लो आप कि जब भी आप कोई भी दो जीन्स एक जैसे हो, वो कंडीशन जब दो जीन्स एक जैसे हो, जैसे कि कैपिटल टी, दोनों टी कैपिटल हो या दोनों टी स्मॉल हो, जब दोनों एक जैसे ही हो, दोनों जीन्स एक जैसे ही हो, उस कंडीशन को बोलते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जायगोट या गैमीट। ठीक है, तो वहां पर जीन्स दोनों सेम होंगे। प्योर कह सकते हैं, प्योर कंडीशन है वो, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। वहीं अगर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब दोनों जीन्स अलग अलग
हैं तो फिर आप उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो अब आप बताइए मुझे कि अगर आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखा है तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? राइट, हेट्रोजाइगस। वहीं अगर आपको स्मॉल आर और स्मॉल आर दे रखा है तो वो क्या है? वेरी गुड। और वहीं कैपिटल आर और कैपिटल आर दे रखा है तो वेरी गुड, होमोजाइगस। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। अब जो रिसेसिव होते हैं, मतलब जो कमजोर वाले होते हैं, वो अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करते हैं, अपना कैरेक्टर तभी दिखाते हैं जब वो होमोजाइगस में कंडीशन में हो। ध्यान रखना, जो रिसेसिव वाला है, कमजोर वाला है, वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, तभी शो कर पाएगा जब वो अपने ही जैसे एक और के साथ होगा। जैसे अगर डेली लाइफ से अगर हम नॉर्मली इस बात को एसोसिएट कर रहे हैं, तो मानो कि एक बच्चा है, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल है। आपकी क्लास का कोई एक बच्चा है जो मस्कुलर है, थोड़ा पावरफुल है, तो क्या उसे किसी की जरूरत है क्लास में अपनी पावर को दिखाने के लिए? उसे हर बात में फ्लैक्स करना होगा। ठीक है, कोई भी बात हो, कुछ भी, कहीं पर भी थोड़ा सा जोर दिखाना हो, वो हर जगह अपना जोर दिखाएगा। ठीक है, अब वहीं उसी क्लास में एक और बच्चा है जो काफी कमजोर सा बच्चा है। ठीक है, हेल्थ वाइज नहीं है, मतलब वैसे कोई डिजीज वगैरह नहीं है, लेकिन मसल्स उसकी थोड़ी वीकर है, थोड़ा कमजोर है। तो क्या वो इतना फ्लेक्स करेगा अपनी बॉडी को लेके? नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? जब उस जैसा भी कोई उसके साथ हो। मान लो अब एक रूम में वो बैठा है, ठीक है, और एक वो पावरफुल वाला बैठा है और एक ये कमजोर वाला बैठा है, और कोई चीज उठाने के लिए बोला जाए, जैसे डेस्क उठाने के लिए बोला जाए या कुछ भी उठाने के लिए बोला जाए, तो पहले कौन करेगा? मतलब बच्चों का आपस में मन नहीं कर रहा, लेकिन जो फ्लैक्स करने की बारी होगी, जैसे लड़कियों के सामने काफी बच्चे फ्लैक्स करते हैं ना कि मैं कर लेता हूं चलो, तो उस टाइप से पहले कौन करेगा? वही करेगा ना, पावरफुल वाला, क्योंकि उसे तो आदत है, वो तो हर जगह फ्लैक्स करेगा, चाहे वहां पर और भी कई सारे उस जैसे पावरफुल बैठे हो या उससे कमजोर बैठे हो, वो अपने आप को फ्लैक्स करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि हाँ मैं उठाऊंगा। पर वहीं अगर एक कमजोर बच्चा है और वो साथ में बैठा है किसी पहलवान टाइप के बच्चे के साथ, तो क्या वो उसके सामने अपनी बेइज्जती करने की सोचेगा? नहीं सोचेगा। मतलब उसे लगेगा कि यार मैं खामखा अपनी बेइज्जती कराऊं। ठीक है, भले ही उसका मन कर रहा है कि चलो वो उठाए, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। पर वहीं वो एक और बच्चे के साथ बैठा है जहां पर उसी जैसे सारे बच्चे हैं, मतलब वहां पर कोई पहलवान टाइप का नहीं बैठा हुआ। ठीक है, लगभग सबकी एनर्जी सेम सी है। तब अगर बोला जाए तो फिर तो वो कर ही देगा ना, क्योंकि सभी मेरे जैसे हैं, फिर तो मैं कर ही दूंगा अपने आप को एक्सप्रेस। तो उस टाइम पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा कि हाँ मैं भी कर लेता हूं, मैं भी ट्राई कर लेता हूं। तो ये जो कंडीशन है कि कमजोर सिर्फ अपने एक जैसे कमजोर के साथ, रिसेसिव के साथ ही एक्सप्रेस करता है, ये कब पॉसिबल है? जब होमोजाइगस कंडीशन हो। तो रिसेसिव कैरेक्टर्स अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। और डोमिनेंट वाला अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब डोमिनेंट वाला चाहे डोमिनेंट वाले के साथ हो या रिसेसिव वाले के साथ हो। ठीक है, समझ में आया? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और बेटरली समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें, हमने ये ले लिया, तो अब इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर ले लिया, जैसे सीड का कलर हमने यहां पर चूज कर लिया है। अब जैसे कि यहां पर सीड का कलर हमने चूज किया है, तो किस तरीके से करोगे आप कि इन्होंने क्या किया, पेरेंट्स लिए। ठीक है भाई, दो पेरेंट्स चाहिए ना, दो प्लांट चाहिए, उन्हीं का तो क्रॉस करवाओगे। ठीक है, तभी तो न्यू स्पीसीज पैदा होगी। तो इन्होंने दो पेरेंट्स लिए, पहला पेरेंट 1 लिया, ठीक है, पेरेंट लिए, और पेरेंट 1 जो लिया वो लिया प्योर डोमिनेंट। ठीक है, मतलब कि उसमें थे कैपिटल वाई जीन और कैपिटल वाई जीन, मतलब वो येलो था, प्योर। ठीक है, उसमें जो सीड का कलर है वो येलो है। दूसरा जो इन्होंने लिया वो ग्रीन लिया, जिसमें ऑब्वियसली स्मॉल वाई था। ये तो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ना, रिसेसिव है, कि जब ये स्मॉल में हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो देखो दोनों, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, राइट, क्योंकि इसमें भी दोनों कैपिटल वाई हैं, इसमें भी दोनों स्मॉल वाई हैं। अगर दोनों एक जैसे हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन।
तो इसमें दोनों एक जैसे होमोजाइगस कंडीशन है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ चुका है। ये पेरेंट है, दोनों को कराया क्रॉस। तो भाई जब दोनों को क्रॉस कराएंगे और इसमें दोनों के दोनों ही जीन्स वाई है, तो जब इससे पोलन ग्रेन या कुछ भी निकलेगा तो उसमें भी जीन्स वाई के ही होंगे, कैपिटल वाई के होंगे, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे कैपिटल वाई के ही जीन्स है ना। तो यहां से कौन सा जीन आएगा आपके पास? कैपिटल वाई का। और यहां से कौन सा जीन आएगा? स्मॉल वाई का। और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये बन गई आपकी फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, इसे बोल देते हैं फर्स्ट जनरेशन, ये वाली। और फर्स्ट जनरेशन में ये कैसा कंडीशन आ गई? हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल वाला। ठीक है, डोमिनेंट वाला। और डोमिनेंट कैपिटल है वाई, और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल वाई येलो को। दैट मींस इसका कलर कैसा हुआ? येलो। कैसा हुआ? येलो। समझ में आया? वेरी गुड। अब जब यहां पर येलो हो गया, अब इन्होंने क्या किया कि भाई जब प्लांट बना है तो प्लांट में कोई एक सीड तो नहीं लगेगा। एक मटर का पेड़ लगा, ये वाला पेड़ लगा मटर का, ठीक है, क्रॉस करने के बाद अब इस पे बहुत सारे सीड लगेंगे, है ना। और एक जो पॉड होती है उसी में कई सारे सीड होते हैं, कई सारे दाने होते हैं मटर के। अब ऐसे ही दो मटर के, उन्हीं मटर को इस वाले पेड़ से जो भी मटर के दाने मिले हैं उन्हें उगा दिया पूरे खेत में। तो अब सारे जो खेत में मटर होगी उन सब में यही जीन्स होंगे, क्योंकि भाई इसी से सारी की सारी मटर आई है ना, तो यही सारे जीन्स होंगे। तो उनमें से दो प्लांट को चूज कर लिया जिनके बीच में अब फिर से क्रॉसिंग करवानी है। ठीक है, सेकंड स्टेप में अब फिर से क्रॉसिंग करानी है। तो जो दूसरा प्लांट होगा उसमें भी यही वाला कैरेक्टर तो होगा, है ना, उसमें भी तो यही कैरेक्टर होगा ना। तो जब यही कैरेक्टर है दोनों में, तो अब क्या किया इन्होंने? अब देखो भाई, पहले क्या कंडीशन थी? पहले तो कंडीशन थी दोनों के दोनों कैपिटल वाई थे इसके पास, तो वाई आना था सिर्फ। इसके पास दोनों स्मॉल वाई थे तो सिर्फ स्मॉल वाई आना था, और दोनों सिंपली आकर मिल गए। लेकिन अब इस प्लांट से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दो जीन्स हैं इसके पास, तो दोनों आने के चांसेस है ना। कैपिटल वाई का भी आ सकता है, स्मॉल वाई का भी आ सकता है, राइट। तो जब इनकी क्रॉसिंग कराई और F2 जनरेशन निकाला, ठीक है, तो कैसे बनाया भाई? क्रॉसिंग की इस तरीके से, ठीक है। हम इसे इधर लिख लेते हैं, ये इधर, ठीक है। तो ये किया, ठीक। मतलब इस वाले से कौन कौन से कैरेक्टर आ सकते हैं? इससे आ सकता है कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल वाई, ये आ सकते हैं। वहीं इससे क्या आ सकता है? इससे भी आ सकता है कैपिटल वाई, और इससे भी आ सकता है स्मॉल वाई, राइट। तो क्योंकि दोनों सेम ही है तो दोनों से सेम ही कैरेक्टर्स आने वाले हैं। इससे कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई आ सकता है, इधर से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई आ सकता है, राइट। तो कैपिटल वाई, अब हमें ये बॉक्स फिल करने हैं बेसिकली। और बॉक्स किस तरीके से फिल करेंगे? इसके ऊपर वाला और इसके साइड वाला दोनों एक साथ भरेंगे। इसके ऊपर वाला, इसका साइड वाला एक साथ भरेंगे, इसके ऊपर वाला, इसके साइड वाला एक साथ भरेंगे, इसके ऊपर वाला, इसके साइड वाला एक साथ भरेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि पहले कैपिटल वाला ही लिखा जाए, बाद में स्मॉल वाला लिखा जाए, ओके। तो अब यहां पर भी कैपिटल वाई है, इसके ऊपर यहां पर भी कैपिटल वाई है, यहां पर भी कैपिटल वाई है, तो दोनों कैपिटल वाई हो गए। यहां पर स्मॉल वाई, यहां पर कैपिटल वाई, लेकिन हम पहले लिखेंगे कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, ठीक है। ऊपर कैपिटल वाई, साइड में स्मॉल वाई, इसके ऊपर स्मॉल वाई, इसके साइड में स्मॉल वाई। समझ में आया? तो ये जो बन गया, ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं कि अब ये बन गए F2 जनरेशन। मैं देख लूं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी थोड़ा सा है स्पेस हमारे पास, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये बन गई F2 कंडीशन की। अब इससे हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास किस किस टाइप के प्लांट हो सकते हैं। जो सेकंड जनरेशन के प्लांट्स बनेंगे उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। देखो, दोनों कैपिटल वाई हैं, दैट मीन्स वो कैसा हो सकता है? येलो कलर का सीड हो सकता है, ठीक है। ये दो, इसमें कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, पर
बनेगा कैसा, बनेगा कैसा है, येलो। भाई कैपिटल वाई आ रहा है ना, तो बनेगा कैसा, येलो। तो इसमें येलो बन सकता है, ये भी, इसमें भी कैपिटल वाई आ रहा है, ये भी येलो बन सकता है, पर इसमें कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल है दोनों। तो इसमें क्या बनेगा कलर, इसमें बनेगा ग्रीन, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, ग्रीन। तो जब हम सिर्फ कैरेक्टर देख रहे हैं उस केस को हम क्या बोल देते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। क्या बोल देते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो में हमारा क्या आ रहा है, देखो दो ही कैरेक्टर है, एक तो है ग्रीन, ठीक है, चलो पहले येलो कर लेते हैं, पहले है कैरेक्टर येलो और फिर है ग्रीन, ठीक है। अब येलो कितने हैं, ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, तीन है, ठीक है। और ग्रीन कितना है, सिर्फ एक, राइट। येलो है तीन और ग्रीन है एक, समझ में आया। इसे बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। पर जब हम जीन्स को देखते हैं, जीन्स क्या है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, ये सब क्या है, जीन्स है, ठीक है। तो जब हम जीन्स को देख रहे होते हैं इन्हें, तब हम बोलते हैं उसे जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो किस किस चीज का है भाई, देखो जीन्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक तो बन रहा है कैपिटल वाई का, ठीक है, एक बन रहा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, और तीसरा बन रहा है स्मॉल वाई का, ठीक है ना। ये तीन ही बन रहे हैं ना आपके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और तीसरा स्मॉल वाई, ठीक है। अब कैपिटल वाई कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहा है, तो इसका हो गया एक। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन कितने हैं, एक और दो, ये दो ही हैं, तो यहां हो गया दो। और स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन कितना है, वो सिर्फ एक है। दिखाई दे रहा है ना आपको, देख लूंगा, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इतना समझ में आया। अब ये आपको याद कर लेना है, ये रेशियो फिक्स्ड रहता है इस केस में, ठीक है ना। मतलब फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 3:1 ही होगा, डोमिनेंट वाला 3 में होगा और रिसेसिव वाला 1 में होगा हमेशा। तो 3:1 आप याद रखें। उसी तरीके से जीनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा, वहीं जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 में होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब जब एक्सपेरिमेंट ग्रेगोर मेंडल ने किया, तो यहां से उन्होंने एक लॉ दिया, पहला लॉ जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। क्योंकि इन्होंने देखा कि जब इन्होंने पहले शुरुआत में लिया एकदम प्योर, कौन सा था, ग्रीन था, प्योर ग्रीन, और दूसरा लिया प्योर येलो सीड वाले प्लांट, तो क्रॉस करने पे उन्हें मिला येलो, ठीक है। और उसके बाद फिर से उन्होंने जब क्रॉस किया तो उन्हें अलग अलग कलर के मिल गए। तो उन्हें यह आइडिया लग गया कि एक कैरेक्टर है जो हमेशा डोमिनेंट पाया जाएगा और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव पाया जाएगा, और ये तभी हो सकता है जब ये रिसेसिव वाला सिर्फ तब एक्ट करे जब ये अपने ही जैसे के साथ हो, मतलब होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट हो। समझ में आया। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को हर हालत में एक्सप्रेस करता है, जबकि रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है। समझ में आया। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? द डोमिनेंट कैरेक्टर expresses itself in every condition, but the recessive character expresses itself only in homozygous condition. Understood? ठीक। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई थिंक यू अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम है? नहीं? चलिए, इसके बाद उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, हमने क्या, ग्रेगोर मेंडल ने किया है। ठीक है। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया,
दो कैरेक्टर सब एक साथ लिए, यहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था सीड का कलर, ठीक है, वही सीड दो पार्ट में दो कलर में, ये मत समझना कि यहां पर भी दो कैरेक्टर लिए, कैरेक्टर तो सीड का कलर ही है, ठीक है, कलर ऑफ सीड ही है, कैरेक्टर तो एक ही है ना। अब वो कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग होंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। पर अब दूसरे केस में उन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर्स को चूज किया एक साथ, जैसे कि मान लो टॉलनेस का कैरेक्टर हो गया और दूसरा अगर हम बोले राउंड सीड के शेप का सीड के शेप हो गई, ठीक है, दो कैरेक्टर्स एक साथ ले लिया। तो अब पहले से फिर से बताओ मुझे कि अगर कैरेक्टर है टॉलनेस का तो आप, और जिसमें कि टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ या शॉर्ट रिसेसिव है, तो आप टॉलनेस के लिए कौन सा लेटर चूज करोगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी? आप सिंपली टी यूज करोगे टॉलनेस के लिए। लेकिन जब आप टॉल की बात करोगे, ठीक है, टॉल की बात करोगे, टॉलनेस का मतलब मैं हाइट बोलता हूं, ठीक है ना, अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं प्लांट की, तो प्लांट की हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी का यूज करेंगे। जब हमें टॉल को दिखाना होगा तो कैपिटल टी, और जब हम रिसेसिव को दिखाना होगा तब स्मॉल टी, ठीक है, रिसेसिव मतलब ड्वार्फ को, शॉर्ट को दिखाना होगा तब स्मॉल टी। उसी तरीके से जब राउंड और रिंकल्ड की बात होगी तब आप किसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब आप दिखाएंगे जिसमें कि राउंड आपका डोमिनेंट है तो कैपिटल आर लेंगे और रिंकल्ड आपका रिसेसिव है तो स्मॉल आर लेंगे उसके लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक, जरा देख लेते हैं आपको कहां से कहां तक नजर आ रहा है। ठीक है, आपको नजर तो आ रहा है। चलिए, तो अब जरा देख लेते हैं कि यहां से है ना आपको नजर आना। तो अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और इसमें हम कैरेक्टर कौन कौन से ले रहे हैं, हाइट, ठीक है, और दूसरा शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, ठीक है, सीड की शेप, जिसमें कि डोमिनेंट कैरेक्टर हाइट में टॉलनेस है, टॉल है, ठीक है, और शेप में राउंड है। ठीक, तो टॉल और इसमें राउंड, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। थोड़ा ऊपर तो नहीं चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, सॉरी, थोड़ी सी हाइट एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब नजर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, हाइट, शेप नजर आया, ठीक है। चलिए, टॉल एंड राउंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो इन्होंने पेरेंट, ठीक है, इन्होंने लिया पेरेंट, तो दो तरह के पेरेंट लिए इन्होंने। जैसे यहां पर हमने क्या किया था इन्होंने कि एक कैपिटल वाई वाला लिया था, दूसरा स्मॉल वाई लिया था। अब क्योंकि अब दो कैरेक्टर एक साथ लिए जा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, एक पेरेंट में एक प्योर टॉल लिया, प्योर डोमिनेंट लिया, और दूसरा कैरेक्टर प्योर रिसेसिव लिया। ठीक है, मतलब कि जब पेरेंट 1 लिया इन्होंने तो उसमें कैसे लिया, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है, इसमें टी से जनरेट हुआ ना, और शेप के लिए राउंड लगा लिया, यहां पर टी से रिप्रेजेंट कर लिया हमने, ठीक है, और यहां पर आर से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये तो इसमें डोमिनेंट हो गया, पर दूसरा जो कैरेक्टर है वो प्योर रिसेसिव में लिया। ठीक है, वहीं जो दूसरा प्लांट है उसमें जो टी वाला है वो अपोजिट में लिया है और ये जो है वो डोमिनेंट में लिया है। समझ में आ रहे हो? जो पहला प्लांट है उसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव है। जो दूसरा प्लांट है उसमें पहला कैरेक्टर रिसेसिव है लेकिन दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंट है। मतलब एक में एक कैरेक्टर डोमिनेंट, दूसरे में दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंट लिया है। समझ में आया? ठीक है, अब इन दोनों प्लांट को किया क्रॉस, ये पेरेंट प्लांट हो गए। अब F1 जनरेशन निकालने के लिए फिर से वही बात कि इसके पास टी वाले पूरे दोनों टी हैं, कैपिटल टी ही हैं, और आर वाले
दोनों कैपिटल आर हैं, तो यहां से कैपिटल टी और स्मॉल आर आने वाला है। उसी तरीके से यहां से स्मॉल टी और कैपिटल आर ही आने वाला है ना। मतलब टी के अगर कैरेक्टर देखें तो दोनों कैपिटल टी हैं, तो ये कैपिटल टी दे सकता है। दोनों स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही दे सकता है। उसी तरीके से यहां पर स्मॉल टी है दोनों, तो स्मॉल टी ही मिल सकता है। और दोनों आर कैपिटल हैं तो कैपिटल आर ही मिल सकता है। जब ये दोनों आपस में जुड़े, ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में जुड़े और जो F1 जनरेशन हुई, ठीक है, जो पहली जनरेशन हुई, उसके सारे प्लांट के अंदर यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी मिला, यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर मिला। ठीक है, ध्यान रखना मैंने पहले ही बताया था कि हम कैपिटल वाले लेटर को पहले लिखने की कोशिश करते हैं अगर कैपिटल और स्मॉल आर दोनों एक साथ हो तो। ठीक है, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब ये जो प्लांट मिला आपको, इसमें कैसे कैरेक्टर हुए? इस प्लांट में सारे कैरेक्टर देखो, कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ये टॉल हुआ, और कैपिटल आर प्रेजेंट है तो इसका सीड राउंड हुआ। समझ में आया है ना? अच्छा, ये कैसा था? ये था टॉल और रिंकल्ड। ये कैसा था? ये था शॉर्ट और राउंड, है ना? दोनों स्मॉल टी है ना, तो शॉर्ट था और राउंड था सीड इसका। जबकि जो F1 जनरेशन मिली आपको, वो कैसी मिली? टॉल मिली और राउंड मिली। ठीक है, अब फिर से वही बात कि ये जब प्लांट मिला, इसमें से बहुत सारे सीड निकले, उन सीड को सबको फिर से अगले खेत में ग्रो कर दिया, और सारे के सारे प्लांट में अब यही वाला कैरेक्टर था, है ना? तो दूसरा जो लिया, ठीक है, वो भी सेम ही होगा, उसमें भी यही कैरेक्टर्स होंगे। तो अब क्या किया, दूसरा भी ले लिया और दोनों की करा दी क्रॉसिंग। ठीक है, अब जब क्रॉसिंग कराई है तो किस तरीके से क्रॉसिंग हुई है ये देख लो आप थोड़ा सा। उसी चीज को थोड़ा सा समझना है आपको कि क्या क्या लिया गया है। ठीक, इस तरीके से आपको 4 बॉक्स, मतलब 4 की रो बना देनी है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने 2 की रो बनाई है, 4 बॉक्सेस बनाए, यहां 16 बॉक्सेस बनेंगे। अभी समझ में आएगा आपको 16 बॉक्सेस क्यों बने। तो वही बात, जब इन दोनों की क्रॉसिंग की गई, ठीक है, तो क्रॉसिंग का मतलब है इन दोनों के एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है इन दोनों का, तो फिर देखो इस वाले हैं तो दोनों ही सेम ना, तो इस वाले से कौन कौन से जीन्स मिल सकते हैं? कॉम्बो किस किस का मिल सकता है? देखो इससे मिल सकता है हमें कैपिटल टी और कैपिटल आर का, कैपिटल टी और कैपिटल आर का। दूसरा कॉम्बो क्या हो सकता है? कैपिटल टी और स्मॉल आर का। ठीक है, फिर तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल टी और कैपिटल आर का, और लास्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल आर का। समझ में आया? फिर से देख लो, देखो ये हमें मिला F1 जनरेशन में, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, पर 1-2 बार रिपीट करके देखोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ कि यहां से कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये 4 तरह के इसके अंदर जीन्स हैं। ठीक है, इन 4 तरह के जीन्स में से पेयरिंग कौन कौन सी हो सकती है आर और टी की? तो देखो अगर मैं पहले इसे कहते हैं फिक्स रखूं, तो इसके साथ एक तो पेयरिंग बन सकती है इसकी, मतलब कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर की पेयरिंग हो सकती है, फिर कैपिटल टी के साथ ही स्मॉल आर की पेयरिंग हो सकती है, राइट? अब फिर दूसरा केस क्या करूं मैं, इसे फिक्स रख दूं, तो स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर की पेयरिंग हो सकती है और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर की पेयरिंग हो सकती है। ठीक है, ये मत कहना कि दोनों टी आ जाएंगे या दोनों आर आ जाएंगे, वो नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि जब जीन्स बनते हैं, जब ट्रांसफर होता है तो दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर ट्रांसफर हो पाता है, मतलब कैपिटल या स्मॉल में से
जो सेम जीन्स होते हैं उनमें से कोई एक ही जीन्स ट्रांसफर हो पाता है। कैरेक्टर अलग अलग है तो उनके सबके जाएंगे, तो एक एक जीन्स सारे कैरेक्टर्स के जाएंगे। जैसे यहाँ पर हाइट का कैरेक्टर है, यहाँ पर सीड के शेप का कैरेक्टर, तो इसमें से कोई ना कोई एक जाएगा, इसमें से कोई ना कोई एक जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी बनी है। क्योंकि ये भी सेम है तो सेम यही बनेगा, ठीक है ना। कैपिटल टी कैपिटल आर का, कैपिटल टी स्मॉल आर का, स्मॉल टी कैपिटल आर का, स्मॉल टी स्मॉल आर का। ठीक है, समझ में आया? साफ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन एंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, है ना। चलो कोई नहीं, लाइट का थोड़ा सा इशू है, लाइट फिक्स करें। चलो थोड़ी सी लाइट फिक्स करके देखते हैं। हुआ कुछ फिक्स? नहीं हुआ? अब रोशनी कम हो गई होगी, है ना। चलो रोशनी कम हुई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो अब जरा देखो कि हम बात कर रहे हैं यहां पर, साफ तो दिखाई दे रहा है? दिख तो रहा है। चलिए, तो अब जब हम यहां पर देखेंगे तो वही तरीका जैसे हमने यहां पर किया था, इसके ऊपर वाला और इसके साइड वाला एक साथ फिक्स करना है। तो जब हम इसके ऊपर वाला और इसके साइड वाला देखें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो, टी को एक साथ रखेंगे, आर को एक साथ लिखेंगे, और उसमें भी अगर कैपिटल वाला है तो उसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे अगर यहां देखोगे तो यहां पर कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी, यहां पर स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल आर, जिसमें से कैपिटल आर को पहले लिखेंगे, स्मॉल आर को बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहां पर स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी, तो कैपिटल टी को पहले लिखेंगे, स्मॉल टी को बाद में। यहां पर कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल आर, इसके ऊपर कैपिटल आर, इसके साइड में कैपिटल आर, तो कैपिटल आर लिखेंगे। ऐसे इसके ऊपर स्मॉल टी, इसके साइड में कैपिटल टी, तो कैपिटल टी को पहले, स्मॉल टी को बाद में। इसके ऊपर स्मॉल आर, इसके ऊपर साइड में कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को पहले, स्मॉल आर को बाद में। ठीक है, फिर इसके ऊपर कैपिटल टी और साइड में भी कैपिटल टी, फिर ऊपर कैपिटल आर और साइड में स्मॉल आर, कैपिटल टी, सारा ऐसे ही फिल कर लेना। ठीक है ना, ऊपर कैपिटल टी, साइड में भी कैपिटल टी, ऊपर भी कैपिटल आर, साइड में भी कैपिटल आर। ठीक है, इसी तरीके से इस बॉक्स के ऊपर स्मॉल टी और साइड में कैपिटल टी, तो कैपिटल टी को पहले लिखेंगे, ठीक है, और स्मॉल टी को बाद में लिखेंगे, ऊपर कैपिटल आर और साइड में कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा इशू नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं। समझ में आया? फिर इसके ऊपर स्मॉल टी, साइड में कैपिटल टी, तो कैपिटल टी को पहले, स्मॉल टी को बाद में, ऐसे ही ऊपर स्मॉल आर, साइड में भी स्मॉल आर। ठीक है, इसके ऊपर कैपिटल टी, साइड में स्मॉल टी, ऊपर कैपिटल आर, साइड में कैपिटल आर। ठीक है, ऊपर कैपिटल टी, साइड में स्मॉल टी, ऊपर स्मॉल आर, साइड में कैपिटल आर, तो पहले लिखेंगे। स्मॉल टी ऊपर, स्मॉल टी नीचे, कैपिटल आर ऊपर, कैपिटल आर नीचे साइड में। ठीक है ना, स्मॉल टी ऊपर, स्मॉल टी साइड में, स्मॉल आर ऊपर, साइड में कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को पहले लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया भरना। आपको खुद ट्राई करके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गई आपकी जनरेशन F2। समझ में आया? तो 16 तरीके के पेयर बन गए। इसमें जो सीड्स बन सकते हैं उनमें इस तरीके के 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इसमें ये 16 तरीके कॉम्बिनेशंस के जीन के पेयर तो कई सारे हैं, तो उसे थोड़ा ध्यान रखना मुश्किल है। इसलिए आपको, जैसे यहां पर हमने जीनोटिपिक रेशियो निकाला था, यहां पर जीनोटिपिक रेशियो निकालने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जरूर निकालोगे आप। ठीक है, मतलब कि हम यहां पर जो
पेयरिंग बन रहा है, ठीक है, कैरेक्टर्स का जो पेयर बन रहा है उसे जरूर देखेंगे एक बार। तो अब कैसे देखें, देखो भाई इसे सिंपल सा देखना है आपको कि आपके पास जीनोटिपिक रेशियो के लिए, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो के लिए, फिनोटिपिक रेशियो के लिए कौन कौन से पेयरिंग, मतलब कौन कौन से केस बन सकते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे, वरना पता चलेगा लिखते लिखते हमें पता नहीं चला, ठीक है। चलिए, तो अब जरा देखिए आप कि आपके पास पेयरिंग कौन कौन सी हो सकती है कैरेक्टर्स की। देखो सबसे पहले से हो सकती है आपके पास टॉल और साथ ही साथ हो वो रिंकल्ड, सॉरी टॉल और राउंड, ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर हो सकता है कि टॉल के साथ क्या हो, रिंकल्ड हो। फिर एक कैरेक्टर हो सकता है कि शॉर्ट के साथ राउंड हो, और लास्ट जो हो सकता है कि शॉर्ट के साथ रिंकल्ड हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 पेयरिंग हो सकती है दोनों के दोनों कैरेक्टर्स को मिला के, कि टॉल के साथ राउंड हो, टॉल के साथ रिंकल्ड हो, शॉर्ट के साथ राउंड हो, शॉर्ट के साथ रिंकल्ड हो। अब 1 बाय 1 हमें इसमें क्रॉस चेक करना है कि कौन से कितने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो देखिए कैपिटल टी है तो ये टॉल हुआ, कैपिटल आर है तो ये राउंड हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम ना मैथ में वो टैली मार्किंग करते थे ना, उस तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। जब आप करोगे वैसे तो आपको ये जो रेशियो है वो याद हो जाएगा, पर अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करेंगे। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो जब हम पेंसिल का यूज करेंगे काटने के लिए, ठीक है, मैं अभी यहां पर काट दूंगा, पर आप जब काटें, ये तो पूरा काम फ्रेमवर्क पेन से होगा, लेकिन जब काटें एक एक करके समझने के लिए तो पेंसिल का यूज कीजिएगा ताकि इजीली उसे रब कर पाए, ठीक है। तो ये वाला कैसा है, टॉल है, राउंड है, ठीक है। कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, तो ये इसमें आ गया। कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, ये भी इसमें आ गया। कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, ये भी इसमें आ गया, टॉल एंड राउंड में। कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, ये भी इसमें आ गया, ठीक है। कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, ठीक है। यहीं पे काट देता हूं मैं, तो ये भी अब इसमें आ गया। टैली मार्किंग 5 पे काट देते ना। फिर कैपिटल टी है तो टॉल है, स्मॉल आर है तो रिंकल्ड है ना, टॉल है और रिंकल्ड है, ये यहां आएगा, ठीक। फिर कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, कैपिटल टी है तो टॉल है, स्मॉल आर है तो रिंकल्ड है, ये अब इसमें आ जाएगा फिर से, ठीक है। कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, स्मॉल टी है दोनों के दोनों तो फिर ये शॉर्ट है, स्मॉल टी है तो ये शॉर्ट है, और कैपिटल आर है तो ये राउंड है, तो ये अब इसमें आएगा, शॉर्ट और राउंड वाले केस में, ठीक है। फिर कैपिटल स्मॉल टी है दोनों तो शॉर्ट है, और कैपिटल आर है तो राउंड है, ये भी इसमें आ जाएगा। फिर कैपिटल टी है तो टॉल है, कैपिटल आर है तो राउंड है, ये इसमें आ गया फिर से। फिर कैपिटल टी है तो टॉल है, लेकिन स्मॉल आर हैं दोनों तो रिंकल्ड है, तो ये अब इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दोनों स्मॉल टी हैं तो शॉर्ट है, कैपिटल आर है तो राउंड है, ये इसमें आ जाएगा। और लास्ट जो बचा आपका, ये दोनों स्मॉल टी हैं और दोनों राउंड है, तो ये हो गया शॉर्ट और ये दोनों हो गया, ये हो गया रिंकल्ड। तो आपके पास रेशियो क्या बन गया, 9, ठीक है, ये 5 और ये 4, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ठीक है। ये आएगा आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ये बनेगा आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो, समझ में आया।
किस तरीके से हमने पूरा किया है, समझ में आ गया? ठीक है, अगर एक बार में ना समझ में आया तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके प्लीज एक दो बार देख लेना और ट्राई भी करना इसे, क्योंकि जब तक इसे आप पेन पेपर पर ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू से देखो एक दो बार, उसके बाद फिर से रटो मत, बस जो समझाया उसी तरीके से शुरुआत से बिना देखे करने की कोशिश करो। कहीं पर अटकते हो तो एक बार रिज्यूम करो वीडियो को और फिर से देखो कहाँ अटक रहे हो आप। ठीक है, वैसे जिस हिसाब से समझाया आई थिंक अटकने नहीं चाहिए हो, पर फिर भी अगर एक बार जब तक खुद करके नहीं देखोगे ना तब तक अटकोगे ही। तो पेन पेपर उठाओ, वीडियो को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, आपको अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा पेन पेपर उठाओ और उसमें करो इसे। ये एक बार हो गया तो आपका ये रेशियो फिक्स्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखना डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, 9:3:3:1। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो इस क्रॉस को करने के बाद इन्होंने दिया दूसरा लॉ जिसे हमने नाम दिया था, मतलब ग्रेगोर मेंडल ने नाम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थोड़ा सा लाइटिंग सही कर ले। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यह कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों कहा इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इन्होंने इसे इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा क्योंकि भले ही शुरुआत में दो कैरेक्टर्स फिक्स थे कि इस प्लांट में ये टॉल है, इस प्लांट में ये रिंकल्ड है, इसमें ये शॉर्ट है, इसमें ये राउंड है, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं ये फिक्स नहीं हुए, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि जो टॉल होगा वही हमेशा रिंकल्ड होगा। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर इस प्लांट के अंदर टॉल के साथ रिंकल्ड है तो ऐसा नहीं है कि अगले जो जनरेशन होगी उसमें भी सारे के सारे टॉल के साथ रिंकल्ड ही होंगे, या फिर यहां पर शॉर्ट के साथ राउंड है तो अगली सारी जनरेशन में वो सब टॉल और शॉर्ट के साथ राउंड ही होंगे। ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े नहीं है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंटली ही काम करते हैं। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब दो कैरेक्टर्स एक साथ तो हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंटली ही वर्कआउट करते हैं। तो इसीलिए आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं और इसी के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो ग्रेगोर मेंडल हैं उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया आपका पाइसम सैटिवम के ऊपर दिया गया ग्रेगोर मेंडल के दो एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए, अब जब ये दोनों लॉक कर लिए हमने, इसके बाद अब हम आ जाते हैं एनिमल्स पर। ठीक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तीसरा इस चैप्टर में शुरू होता है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, कौन सा है? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन को अब देखिए बेसिकली आप कैसे समझेंगे कि पहले हम बेसिक सी बातें कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। सेक्स डिटर्मिनेशन टर्म का क्या मतलब है? देखो, पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन में, उसमें भी मैंने इस बात को समझाया था कि जब भी आप सेक्स वर्ड को सुनते हैं तो साइंटिफिकली आपके मन में क्या आना चाहिए? सेक्स का मतलब जेंडर, मेल या फीमेल। ठीक है ना? तो हम यहां पर भी उसी सेक्स मतलब जेंडर की बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जेंडर डिसाइड होता है कि ये मेल है या फीमेल है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये जो डिसाइड होने का क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स करने के कोई एक ही तरीका होगा, लेकिन नेचर में दो तरीके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है टेम्परेचर बेस्ड, एक तरीका है टेम्परेचर बेस्ड, जिसमें कि एक टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कोई मेल होगा या फीमेल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्नेक्स की, ठीक है, जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनमें ज्यादातर केसेस में टेम्परेचर बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। अब ये काम कैसे करता है? देखो, जनरली होता है इनमें ये है कि इनकी एग लेइंग होती है और एग को ये सेकते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा गर्म रखते हैं। तो हायर टेम्परेचर में एक सेक्स हो सकता है। मान लो कि अगर मैंने जो आपका रेप्टाइल है जैसे कि स्नेक हो गया, स्नेक जब अपने एग को ले करने के बाद हैच करता है, मतलब उसे थोड़ा सेकता है, गर्म करता है, तो वो टेम्परेचर डिसाइड कर रहा होता है कि जो एग है उसमें से मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा। अब बेसिकली होता क्या है कि ये एग को ले करते हैं जमीन के नीचे, ठीक है, किसी भी रेत वगैरह में करते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में एनिमल्स क्या करते हैं, उससे रेत से ढक देते हैं। जो एग्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें रेत से ढक देते हैं। तो जो नीचे होगा एग, ठीक है, मान लो 3 लेयर बन गई एग की, एक सबसे नीचे, एक बीच में, एक सबसे ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि नीचे वाला ठंडा होगा और ऊपर वाला थोड़ा गर्म होगा, क्योंकि ऊपर धूप वगैरह भी पड़ रही होगी, तो ऊपर वाला थोड़ा गर्म होगा और नीचे वाला एग थोड़ा ठंडा होगा। तो जो ठंडा वाला एग है, जो नीचे वाले एग हैं, वो तो मोस्ट प्रोबेबली एक जेंडर में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि मान लो कि वो फीमेल बन रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले जो एग हैं ठंडे वाले, वो फीमेल बन रहे हैं। तो जो ऊपर वाले जो जिनमें टेम्परेचर ज्यादा है वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो कि लो टेम्परेचर में फीमेल ही बनेगा, हाई टेम्परेचर में मेल ही बनेगा। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर पर एक जेंडर होता है और हाई टेम्परेचर पर दूसरा जेंडर जनरेट होता है, बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया टेम्परेचर किस तरीके से डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सा जेंडर बनेगा। ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में लो टेम्परेचर पर फीमेल बन रहा हो सकता है दूसरी स्पीसीज के अंदर लो टेम्परेचर पर मेल बन रहा हो, ठीक है ना। तो वो वेरी कर सकता है। हमारा समझने का मतलब यह है कि टेम्परेचर डिसाइड कर लेता है कि जेंडर क्या होगा। हायर और लोअर दो टेम्परेचर पर जेंडर डिस्कस हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि एनवायरमेंट ही डिसाइड कर रहा है। टेम्परेचर किसका है? एनवायरमेंट का है। वही डिसाइड कर रहा है कि क्या मेल होगा और कौन सा फीमेल होगा। अब अगर बात करें हम कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो जो दूसरा तरीका होता है वो है जेनेटिक्स का, जहां पर जीन्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अब ये जो मेल होगा या फीमेल होगा, इसे समझने के लिए आप किस तरीके से समझें, तो अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, मतलब मेल और फीमेल किस तरीके से डिसाइड होते हैं। तो मेल और फीमेल को डिसाइड करने का जो तरीका है वो है बाय जीन्स। देखो मेल में ना दो तरीके के स्पर्म होते हैं, ठीक है। मेल के जो टेस्टिस होते हैं वो दो टाइप के स्पर्म को जनरेट करते हैं। एक ऐसा स्पर्म जिसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है X, ठीक है, और दूसरा जिसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है Y। मतलब मेल के अंदर दो तरीके के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है X, दूसरा होता है Y, और इनमें से कोई एक ही प्रेजेंट हो सकता है किसी एक स्पर्म में, ठीक है। तो किसी स्पर्म में X प्रेजेंट हो सकता है, तो किसी स्पर्म में Y प्रेजेंट हो सकता है। यही XY डिसाइड करते हैं, क्योंकि फीमेल में जो एग होता है उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, और वो होता है X क्रोमोसोम। फीमेल एग में सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज X क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? वहीं पर जो फादर है, जो मेल है, उसमें दो क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि हैं X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब वो स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है, ठीक है, वो स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज कर देता है, तब जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जो बेबी होगा, उसमें दोनों X क्रोमोसोम ही होंगे ना, स्पर्म का भी X और एग का भी X, तो दोनों का XX ही मिलेगा। जब दोनों XX होते हैं तब बनती है फीमेल, है ना, क्योंकि फीमेल में तो सारे के सारे X क्रोमोसोम ही होते हैं। हमने ये बात शुरुआत में डिस्कस कर ली कि फीमेल के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं,
एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं हम, सारे के सारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स क्रोमोसोम, सारे के सारे मतलब दोनों दो ही होते हैं ना, क्रोमोसोम का पेयर होता है ना, तो वो सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम हुए, स्पर्म से भी एक्स आया और जो एग है उसके अंदर तो एक्स परमानेंटली होता ही है, दोनों मिल गए तो ये बनेगा एक्स एक्स क्रोमोसोम वाला फीमेल बेबी। ठीक है ना, फीमेल बना ना। वहीं जो दूसरा केस हो सकता है वो ये कि एग जो है उसमें तो परमानेंट एक्स है ही, पर इस बार जो स्पर्म आ रहा है वो आ रहा है वाई क्रोमोसोम वाला। तो ये जो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है ये इस एग को जिसमें एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ फर्टिलाइज कर देगा और फिर जो बेबी बनेगा उसके अंदर एक्स और वाई ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम होंगे। जब एक्स वाई का पेयर बनता है, क्रोमोसोम होते हैं, तो फिर क्या बनता है वो मेल। ठीक है, वो बनेगा बॉय। ठीक है, तो जेंडर होगा मेल, क्योंकि यह बात हमने शुरुआत में डिसाइड कर ली थी, डिस्कस कर ली थी कि मेल के अंदर एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसके अंदर भी एक्स और वाई क्रोमोसोम आ ही जाएंगे, स्पर्म से वाई और मेल से एग से एक्स, तो दोनों मिल जाएंगे एक्स और वाई क्रोमोसोम और बन जाएगा मेल बॉय। ठीक है, तो इस तरीके से एक ह्यूमन के अंदर डिसाइड हो रहा है कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। अब यहां पर एक सोशल इशू जो जरूर जिसे डिस्कस कर लेना चाहिए हमें, कि आपने अपने और पास कई ऐसे पेयर देखे होंगे, कई ऐसे घर देखे होंगे जहां पर एक कोई नई बहू हो या मतलब कोई ऐसी औरत हो जिसके पास सिर्फ फीमेल मतलब जो लड़कियों को ही जन्म दे रही हो, है ना। तो उस केस में आपने कई बार मतलब थोड़ी सी अब अवेयरनेस हो गई है तो थोड़े कम केस नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी नज़र आते हैं कि ऐसी माताओं को, ऐसी बहनों को जो सिर्फ फीमेल लड़कियां दे रही होती हैं, ठीक है, बच्चों में लड़कियां पैदा कर पा रही होती हैं, उन्हें कई बार खरा खोटा सुना दिया जाता है, चाहे तो सास सुना रही हो या ससुर सुना रहा हो या पति सुना रहा हो या आस पड़ोस के सुना रहे हो, कोई भी हो, पर उस फीमेल के ऊपर तो, उस मदर के ऊपर तो इफेक्ट पड़ ही रहा है ना। पर आपने अभी पढ़ा कि फीमेल के अंदर तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है ना, वहीं पर जो मेल है, जो फादर है, उसमें एक्स और वाई दोनों हैं। तो मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन डिसाइड कर रहा है? फीमेल कर रही है या मेल कर रहा है? बोलो। मेल कर रहा है ना, फादर कर रहा है। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है मदर के एग से तो फिर लड़का हो जाएगा। फादर का फादर का एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है एग से तो लड़की हो जाएगी। फादर का वाई क्रोमोसोम मिल जाता है एग से तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, मदर के तो एग में एक्स ही है, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो तो फादर का है। इसके बावजूद लड़का नहीं हो रहा, लड़की पैदा हो रही है, ये सारी चीज़ों का ब्लेम किस पर आता है? मदर पर। गलत है ना। वहीं जिन्हें पता हो, कभी कभी पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी ऐसे कई बार केसेस नजर आ जाते हैं। ठीक है, आप 10th क्लास में इस बात को पढ़ रहे हो तो मैं मान के चलता हूं कि आज की डेट में 10th क्लास तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, 10th क्लास तो अब हर कोई पढ़ रहा है और ये ऐसा एक फैक्टर है, ऐसी चीज़ है जो हर कोई पढ़ ही लेता है, हर बच्चे को पढ़ाई दिया जाता है। इसके बावजूद सोसाइटी के अंदर ये जो प्रॉब्लम है अब भी वाइडली नजर आती है, जहां पर हम एक फीमेल को इस बारे में अक्यूज कर रहे होते हैं कि वो ही सारी बच्चियां पैदा कर रही हैं, लड़के पैदा नहीं कर रही है, और उसी को सारा ब्लेम दे देते हैं, जो कि गलत बात है ना। तो आप स्टूडेंट होकर, पढ़कर, ये जो देखो हमारी पढ़ाई जो होती है ना, वो आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए तो है ही कि आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करोगे, कुछ अच्छा कमाओगे, अपनी लाइफ को अच्छी करोगे। पर स्कूल का, पढ़ाई का एक मोटो होता है, एक लोगो होता है कि शिक्षार्थ आइए
सेवार्थ जाइए, मतलब आप शिक्षा पाने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए आइए और फिर सोसाइटी में सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए जाइए। एटलीस्ट आप सोसाइटी में जब जाते हैं तो जब आप पढ़े लिखे होते हैं और आपको इन बातों की समझ होती है, अगर किसी को समझ नहीं है तो वो एक अदर पॉइंट है, पर जब आपको एक इन बातों के बारे में समझ हो जाती है तो मेरे हिसाब से आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए, थोड़ा सा उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन्हें इन बातों की नॉलेज नहीं है। अगर आपके और पास, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अननोन पर्सन है जो कि इस तरीके से अक्यूज कर रहा है तो आप उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करें, लेकिन अगर आपके पास किसी नोन पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है तो अगर, और उसे पर्सन को जो अक्यूज कर रहा है उसे आप अगर समझा सकें, आपका इतना हक बनता है या थोड़ा सा आपकी अप्रोच है वहां तक कि आप उसे समझा सकें, तो ऐसी सोसाइटी में हमें ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहिए कि गलती मदर की नहीं है। गलती मतलब ये तो गलती भी नहीं है ना बेसिकली, ये तो मैं देखा जाए तो मेरी भी गलती है जो मैं इस बात को गलती कह रहा हूं, है ना। ये तो गलती भी नहीं है ना भाई, लड़का लड़की सब समान ही है ना, फिर क्या गलती है इसमें, है ना। लड़की हो रही है, लड़के हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। आज की डेट में हर कोई कमा रहा है, हर कोई मदर फादर का सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अक्यूज करने वाली, मदर को अक्यूज करने वाली बात नहीं है। हालांकि लड़की चाहे, ठीक है, मदर चाहे तो वो फादर को अक्यूज कर सकती है ना, अगर वो थोड़ी सी इस बारे में अवेयर हो कि तुम्हारे प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर जो स्पर्म है वो एक्स या वाई को नहीं कर पा रहे, मतलब जिस तरीके से भी वो तो उनका पर्सनल मैटर हो जाता है। पर कहने का मतलब यह है कि खुद पर ब्लेम ना लिया जाए, ठीक है। और अगर आपके सोसाइटी में ऐसा कुछ होता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी निभानी चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस हो गई। बाकी चैप्टर अभी यहाँ तक हमारा हो चुका है फिनिश, और जितना चैप्टर हमने पढ़ाया है वो अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से तो वो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये तो बात माननी पड़ेगी आपको। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्रैक्टिस करो तो काम बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ना मैथ में, ना साइंस में, ना एसएस में, किसी में भी नहीं, ठीक है। किसी में लर्निंग की प्रैक्टिस चाहिए होती है, किसी में राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ यहाँ बता दूँ, या कोई और फिजिक्स वाला हो गया या कोई और फेम टीचर हो गया जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, आप उसकी 2-4 वीडियो देख लो और सोचो मैं वीडियो देखने के बाद हाई स्कोर कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। मतलब 2-4 बच्चे होते हैं जो सिर्फ वीडियो देखने के बाद अच्छा स्कोर कर लेते हैं, जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, टू बी नोटेड, ठीक है। उनकी राइटिंग स्किल पहले से अच्छी होती है, उन्हें सिर्फ चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। पर ज़्यादातर बच्चे उस कैटेगरी में नहीं आते। लगभग 80% बच्चे, 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 2-3 महीने हैं, और 2-3 महीने बहुत होते हैं अपने साइंस के, मैं और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन साइंस के लिए आपके पास बहुत टाइम है इस सिलेबस को खींचने का। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है ना, तो आज से जुट जाइए और अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। 10th की मैं लगातार वीडियो डालूंगा साइंस की, और कोशिश करूंगा कि मैं इस महीने के एंड तक कोशिश करूंगा, देखो अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इस महीने के एंड तक मैं साइंस का पूरा सिलेबस, थोड़ा जो चैप्टर हैं वो उन्हें 1 शॉट वीडियो बना के कवर अप कर दूं। पर कोशिश यही रहेगी, ठीक है। तो मुझे भी मोटिवेशन देने के लिए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी जब भी मेरी वीडियो आएगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। बाकी अपना प्यार देते ही रहिएगा, ठीक है। जब तक प्यार देते रहेंगे तो वीडियो आती रहेगी, और इसे शेयर करना आप ही का काम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना आपका काम है। जब तक फिर अब आगे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, देखते हैं। अगर आपका सजेशन हो कोई तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा सुधार सकूं। जैसे कल की वीडियो में एक वो फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो शायद मैंने कुछ सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं कैमरा की में, तो शायद अब वो फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम ना आए।
तो अगर आप थोड़ी थोड़ी सजेशंस देते रहेंगे कमेंट में प्लीज़, जो भी सजेशन हो, या नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको किस चीज़ का देना है, या मोस्ट डिफ़िकल्ट आपको कौन सा चैप्टर लग रहा है उसका आपको पूछना हो तो वो लिख दीजिए। बट कमेंट वगैरह थोड़ा सा कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, या थोड़ा सा आप ही के हिसाब से मैं चल लूँ इसी हिसाब से, ठीक है। सजेशंस वगैरह दे दीजिएगा। बाकी चैप्टर हो गया फिनिश आपका, तो अभी तक आपके 2 चैप्टर हो गए। जम के तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अगर ये एग्जाम के टाइम पर आप देख रहे हैं, ठीक है। बाय बाय।